As a fund house, we have been very careful on investing in IPOs. Generally, we try to avoid. हमारी largest position से ज़्यादा भी नहीं रहती. While we'll take a meaningful position, but we try and keep it at less than 5% of the portfolio weight. How should investors approach the market at this moment? India has never been in a better position from a macro stability perspective. अगर आप हमारा small cap fund देखेंगे, करीब साइज आज की तारीख में 9,500 करोड़ है. 60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है रफली. तो काफ़ी कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो है. ऐसा नहीं है कि हम 150-200 कंपनी लेके बैठे हैं. पोर्टफोलियो में एक कंपनी है. द CEO ऑफ दैट बिजनेस केम बैक टू टेल मी कि ही वॉज द ओनली स्मॉल कैप which has basically delivered what it had promised in the IPO in the last 3 years. Hello everyone, welcome to Dhan's podcast. आज के हमारे एपिसोड के गेस्ट हैं मिस्टर सौरभ नानावती. ही इज़ द CEO ऑफ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड. He is a seasoned investment leader with decades of experience across Indian and Asian markets. He has led his firm through different market cycles and brings deep insights in wealth creation, fund management, and risk. Welcome to the podcast, sir. Thank you, Sandesh. Sir, we'll likely start with the first question which I have. What's your view on Indian markets right now? अभी आपका क्या take है? How should investors approach the market at this moment? Thank you, Sandesh, for having me on this podcast. It's a pleasure interacting with all the Dhan viewers. I would like to take a step back on the Indian markets and look at it from a slightly longer term perspective. I think over the past 2-3 decades, if there are two markets which have given double-digit returns equity में, तो वो एक US मार्केट है और दूसरी इंडियन मार्केट्स है. तो लास्ट 25 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो डॉलर रिटर्न्स में, US डॉलर रिटर्न्स में भी डबल डिजिट रिटर्न्स ये दो मार्केट ने ही दिए हैं. कोई भी दूसरी कंट्री ने डबल डिजिट रिटर्न्स नहीं दिया है इक्विटी में. इंडियन मार्केट्स में आते हैं. 2020 में कोविड हुआ और वो साल के आप अर्निंग्स आपके कोलैप्स हो गए. क्योंकि 2020 में आपके अर्निंग्स कोलैप्स हुए तो नेक्स्ट 3 साल आपके बहुत अच्छे गए. तो अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे 2021, 22, 23 में, तो एक साल में 36% था, दूसरे साल में 15% था, तीसरे साल में 24% था. तो आपका अर्निंग्स ग्रोथ जो एक साल खराब रहा वो पूरा मेकअप हो गया नेक्स्ट 3 इयर्स में. पर लास्ट 18 महीने थोड़े टफ रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए. एंड इट्स अ नॉर्मल साइकिल विच इक्विटी मार्केट्स फॉलो. व्हेन यू हैव 3-4 गुड ईयर्स यू विल हैव 1-2 बैड ईयर्स. सो इफ यू लुक एट द लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 साल का आपका EPS ग्रोथ इंडेक्स का 2% है लास्ट ईयर और ये साल 5% रहेगा. एंड यही चीज़ रिफ्लेक्ट भी हो रही है अपने रिटर्न्स में कि लास्ट 18 मंथ्स में मार्केट हैज़ बीन रिलेटिवली flat as compared with the returns it gave in the previous 3-4 years. At this point of time, for a new investor coming in, what does he need to look at? The first thing is macro stability. India has never been in a better position from a macro stability perspective. 2013 की आप अगर याद करें टेपर टैंट्रम, अपनी करेंसी एकदम कोलैप्स हो गई, डिप्रिशिएट हो गई, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक नहीं था. टुडे अपने सारे जो चीज़ वो टाइम पे हुई थी वेर हम लोग का क्लासिफिकेशन है एज अ फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, उधर से लेके आज टुडे वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. और नेक्स्ट 5-10 साल तक वी विल बी द लार्जेस्ट, if not the largest, definitely in the top 2 fastest growing economies in the world. आपका इन्फ्लेशन डाउन है. तो जो आपका इन्फ्लेशन का ढांचा होता था 8-10% पे, वो कम होते होते 5-6% पे आया. अभी RBI ने टारगेट अपना 4% रखा है और अभी हम 2.5% पे चल रहे हैं. So that's also a very good sign from a business standpoint. So from a macroeconomic situation, a political stability, we are at this point of time in the best shape possible. Now let's come to the company earnings, because सारे equity market returns और fund returns are linked to earnings. हम लोग को लास्ट 1 साल में ये आदत हो गई है कि क्या ट्वीट आता है, क्या US में ट्रूथ सोशल पे अनाउंसमेंट आएगा, उसके ऊपर रिएक्ट करे और अपना सारा दिन वो डिस्कशन में जाता है. बट द कोर इन गेटिंग योर फंड रिटर्न्स इज विथ अर्निंग्स ग्रोथ. As I said, earnings growth last 2 साल weak थे, but this year now, even if you see the budget,
जिधर उन्होंने बताया कि हमारा नॉमिनल जीडीपी 10% से ग्रो होएगा, 7.5% जीडीपी ग्रोथ, 2.5% इन्फ्लेशन, ये साल अर्निंग्स ग्रोथ आपको 10-12% दिखेगा. And that really sets you up very well for the next 2 to 3 years, where we should see a growth in that trajectory. तो अगर आगे के 2 साल के अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा होते हैं, तो it really sets us up very, very well for the future. So I think Indian markets have gone through a healthy time correction last 18 months, and we are extremely well set for the next 2 to 3 years at this point of time. सर आपने बोला कि this is the right time, and of course a lot of investors would love to know कि where to invest. So do you think कि small cap या micro cap can be a good opportunity, क्योंकि आपने बोला कि we would see a lot of earnings growth, and large cap और mid cap में तो already I think काफ़ी लोग invested हैं, but if like say if they want to diversify their portfolio थोड़ा बहुत allocation small cap में, तो what should be the ideal strategy, and is it the right time to start? So there's no right time to start in the Indian equity markets. आदत बनानी पड़ेगी जहाँ आप consistently year on year, month on month आप invest करें. और अगर आप वो करते हो, तो अगर आप कोई भी सपोजिंग हमारे इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के कोई भी फंड देख लेते हैं, on a 3-year rolling return basis you have never gone negative. If you are consistent and disciplined in your investing, over any 3, 5, 7-year cycle, you should do very, very well and you should earn great returns. Point number 1. अभी पॉइंट आता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का. तो इंडिया में एक चीज़ यूनिक है जिधर रेगुलेटर ने डिफाइन किया है हम लोगों के लिए कि पहले 100 कंपनी लार्ज कैप है, 101 से 250 नंबर की कंपनी मिड कैप है, एंड 250 ऑनवर्ड स्मॉल कैप है. तो वी हैव टू गो बाय दिस डेफिनेशन. अभी मैं अपनी 250th कंपनी की बात करूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,000 करोड़. तो आपकी 250th कंपनी जो स्मॉल कैप क्लासिफाई हो रही है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $4 बिलियन. बहुत बड़ी कंपनी है. 500th कंपनी में देखो तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 4-5 हज़ार करोड़ होएगा. तो ये सारी कंपनियां इतनी भी छोटी नहीं है, भले हम उसको स्मॉल कैप बता रहे हैं पर उतनी भी छोटी नहीं है. अभी 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है. तो यू नो टू दैट एक्सटेंट दीज आर फेयरली गुड कंपनीज, गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स, और ये पूरा जो बास्केट अभी अपना बढ़ गया है. तो संदेश 2020 में क्या होता था कि पूरी अपनी इंडियन मार्केट 200 कंपनियां की होती थी, पूल काफ़ी लिमिटेड था. लास्ट 3-4 साल में IPO इतने आए हैं, नई कंपनीज लिस्ट हुई है, ये पूरा बास्केट बढ़ के करीब आज की तारीख में 800 कंपनियां हो चुकी है जो ट्रैक कर सकते हैं. इन्वेस्को में हम 550 कंपनी ट्रैक करते हैं और ये नंबर बढ़ते जा रहा है. And as I said, Kate, 500 company is also 5,000 crore market cap, so it's not small at all. अभी इसका हम थोड़ा ये स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के बारे में बात करें तो इसका रिस्क प्रोफाइल देख लेते हैं. These obviously, क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं, ग्रोथ ज़्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है, पर जब एक मार्केट करेक्शन आता है तभी गिरते भी ये ज़्यादा है. तो लास्ट 17-18 साल में एटलीस्ट 2 या 3 इंस्टेंस हुए हैं. अगर आप 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देख ले, फिर 2017 का मिड और स्मॉल कैप में करेक्शन जो आया था वो ज़रा देख ले, और अभी थोड़ा 2 साल पहले भी करीब थोड़ा एक करेक्शन आया था देख ले, तो तभी ये कंपनीज में आपका फॉल काफ़ी हो सकता है. एंड दैट फॉल कैन बी एज हाई एज इवन 50-60% एट टाइम्स. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ऑन द फ्लिप साइड, जब भी ऐसा फॉल आया है मार्केट में, द नेक्स्ट 2-3 years have been very, very good and it has bounced back very strongly. So if you see the returns the very next year, they have recovered 30-40-50%, and for 2-3 years in succession they have given those kind of returns. So आज की तारीख में आप हमारा सपोजिंग इन्वेस्को का मिड कैप फंड ले लीजिए, इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, और आप उस पर 3 साल का रोलिंग रिटर्न आप करिए, तो आप कभी नेगेटिव नहीं गए हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई कांट से अबाउट द फ्यूचर, बट यू नो इफ एनी इन्वेस्टर स्टेज पुट फॉर 3 years, उन्होंने करीब 18-20% रिटर्न लेके निकले हैं विदाउट एनी ड्रॉडाउन. एंड अगर आप मेरे को पूछते कि 2 साल पहले जब भी
स्मॉल कैप फंड ने 40% रिटर्न दिया रहेगा, वो टाइम पे रिस्क ज़्यादा था. Last calendar year, my small cap fund has given a negative return of 3%. The past 6 years, if I see the track record of the fund, the 2 years it has gone negative, the next 2 years have been extremely strong. So I would want to believe that cyclically it will play out in the same fashion, and therefore at this point of time it does look attractive क्योंकि ये time correction हो गया है. अभी इस पे एक और पॉइंट मेरे को बात करनी है. बजट में मैंने बताया कि नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट 10% नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट है. पर आप दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लीजिए और स्मॉल कैप का बकेट देख लीजिए. स्मॉल कैप में वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ 10% हुआ है, बट प्रॉफिट ग्रोथ 19% हुआ है, 19% ईयर ऑन ईयर. सो फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर देयर विल बी एटलीस्ट 35% ऑफ द स्मॉल कैप कंपनीज यूनिवर्स की जो 30% ग्रोथ दिखाएगी अर्निंग्स में, विच इज़ अ गुड सिचुएशन टू बी इन. जिधर करेक्शन हो चुका है लास्ट 1.5-2 साल में, and now your earnings is coming back. So honestly, as a fund house, we are very constructive on that space at this point of time. You should look at it. Investors should come with a 3 to 5 year perspective. If they come with that kind of a time horizon, मेरे हिसाब से वो खुश रहेंगे वो पीरियड के बाद. सर, आप जैसे आपने बताया था कि यू हैव बीन अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑल्सो पहले, तो आई वांट टू नो कि आपके जो फंड्स हैं, स्मॉल के फंड्स हैं, उसकी फ़िलोसॉफी क्या है? लाइक व्हाट आर द क्राइटेरियाज यू लुक आउट इन अ कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग इन देम? I was a first employee in Invesco Mutual Fund in the year October 2007 when I set it up from scratch. In 2008 we wrote a investment process and philosophy. आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, कोई भी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको वो दिखेगी, और वो 2008 में जो हमने लिखा है वो आज भी वो फॉलो हो रहा है. वी आर अ प्रोसेस लेड फंड हाउस. हम बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं एनालिसिस पे ऑफ अ कंपनी. तो अगर कोई फंड मैनेजर को कोई कंपनी अच्छी लग जाती है, वो खरीद नहीं सकता है. उसको पहले अपने एनालिस्ट को बताना पड़ेगा कि ये कंपनी जाके, एनालिस्ट जाके हेड ऑफिस विज़िट करेगा, फैक्ट्री साइट विज़िट करेगा, वो रिपोर्ट बनाएगा, और फिर वो वापस आके पूरे 20 जन की टीम के साथ डिस्कस करेगा. वो डिस्कशन कभी 2 दिन में पूरा होएगा, या कभी कभी कोई कंपनी 1 साल भी लगता है, जिधर वो लोग डिस्कस करते रहते हैं कि ये कंपनी अपनी 6 कैटेगरी में से किधर फिट होती है. अगर कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं होएगी तो आप वो फंड में नहीं ले सकते. पर हम मेहनत कंपनी के रिसर्च पे बहुत करते हैं. क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और हम सेकंड और थर्ड लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस में घुसते हैं, हम फोरेंसिक भी करते हैं कंपनीज के बैलेंस शीट्स पे और ऑपरेशंस पे. फिर हम जब भी वो स्टॉक फंड में लेते हैं तो हम वी ट्राई एंड बी ओवरवेट एज कंपेयर्ड विद द इंडेक्स. हम मीनिंगफुल पोजीशन लेते हैं. तो अगर आप हमारा स्मॉल कैप फंड देखेंगे, करीब साइज आज की तारीख में 9,500 करोड़ है. 60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है रफली. तो काफ़ी कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो है. ऐसा नहीं है कि हम 150-200 कंपनी लेके बैठे हैं. काफ़ी कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो है क्योंकि ये सारे स्टॉक्स पे काफ़ी मेहनत की है. ये सारे हाई ग्रोथ कंपनीज है, एंड वी डू एक्सपेक्ट के नेक्स्ट 2-3 साल में इनकी अर्निंग्स ग्रोथ ही 30% के ऊपर हो. वी फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट द सिचुएशन इज़ वेल सेट फॉर दैट टू हैपन. एंड टू दैट एक्सटेंट अगर वो अर्निंग्स ग्रोथ आती है, अल्टीमेटली इट ट्रांसलेट्स इनटू द शेयर प्राइस एंड द रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर. सर, आप मतलब लिटरली ग्राउंड रियलिटी चेक करते हो हर एक कंपनीज की. दैट समथिंग डिफरेंट. मतलब मैं तो पहली बार ही सुना है कि इतना डिटेल रिसर्च हो रहा है. दैट्स ग्रेट. आई वुड लव टू नो कि क्योंकि इतनी कम कंपनीज है, तो लाइक इज द एलोकेशन वेरी डायनामिक, और लाइक डू गाइस कीप चेंजिंग? इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन. देखिए, मैंने वही बोला कि एक हम थोड़ा रिसर्च ज़्यादा करते हैं, एंड वी गेट इनटू द ड्यू डिलिजेंस विच इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ चेक. पर मिड और स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है. तो एक हमारी खासियत ये है, हमारे वो दोनों फंड्स में अगर आप देखेंगे कि हमारी लार्जेस्ट पोजीशन 5% से ज़्यादा भी नहीं रहती. सो वाइल वील टेक अ मीनिंगफुल पोजीशन, बट वी ट्राई एंड कीप इट एट लेस देन 5% ऑफ द पोर्टफोलियो वेट.
उससे होता क्या है, ऑटोमेटिकली आपका एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और अगर मार्केट एकदम शार्प करेक्ट होती है कोई एक सेक्टर में या कोई एक स्टॉक में, तो उतना आपको हिट भी डाउनसाइड पे नहीं आता है। इतने मेरे साल ऑफ इन्वेस्टिंग में संदेश, आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द डाउनसाइड रिस्क। डाउनसाइड रिटर्न आप अगर कंट्रोल कर सके तो आपका एक्सपीरियंस, इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है। तो वो ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, स्मॉल कैप के इवैल्यूएशन में 3-4 फैक्टर और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वो 3-4 फैक्टर क्या है? आई थिंक पहली चीज़ मैनेजमेंट, कंपनी की क्या गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, उनका क्या विजन है, कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, वो क्षेत्र का, सेक्टर का पोटेंशियल क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़, उसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। काफ़ी टाइम आपको बैलेंस शीट पे दिखेगा कि प्रॉफिट दिख रहा है और फ्री कैश फ्लो ज़ीरो है कि नेगेटिव है। तो वो प्रॉफिट आपको अकाउंटिंग के वजह से दिख रहा है, पर एक्चुअली फ्री कैश फ्लो नहीं है और वो कंपनी एक्चुअली पैसा बर्न करते जा रही है। तो ये सारे चीज़ ध्यान में रख के और एक लंबा व्यू आप कि 10 साल में ये कंपनी किधर पहुँचे, वो बहुत ज़रूरी है मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में। बड़ी कंपनी में आप डेफिनेटली 1-2 साल का व्यू ले सकते हो क्योंकि वो साइज़ पहुँच गई है, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप पहुँच गया है और आप 2 साल का व्यू ले सकते हो। पर स्मॉल कैप कंपनी में एक तो आपको ये हाइजीन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, पर आपको फिर वो भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये 10 साल में ये कंपनी किधर पहुंचेगी। मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक बताता हूँ। 15 साल पहले स्मॉल कैप इंडेक्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसका एवरेज साइज, एवरेज मार्केट कैप 400 करोड़ था। दैट्स इट, 400 करोड़। आज वो 11,000 करोड़ है। तो वही कंपनी ये पीरियड में 20 गुना 30 गुना ग्रो हुई है और वो आपका रिटर्न रहा है। तो ये थोड़ा लंबा पीरियड रखना बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेक सेंस। सर, आई वुड लव टू नो कि जैसे वी हैव सीन कि लॉट ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज गेट अफेक्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें जो हो रही है, टैरिफ वगैरह या फिर जो भी क्रूड ऑयल की टेंशन है एंड ऑल दैट। तो आर दीज कंपनीज मोर अफेक्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस या फिर उनके जो दूसरे मैनेजमेंट इशूज़ है वगैरह, those are affecting them more? Very good question, संदेश। Look, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को आपको एक एग्जांपल देने, अभी हमारे स्मॉल कैप फंड में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोजर्स वी हैव इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हमने हॉस्पिटल चेन्स पे काफ़ी बड़ी बेट ली है, तो हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी हेल्थ हॉस्पिटल की कंपनीज है। अभी हॉस्पिटल कंपनी का धंधा काफ़ी स्टेबल है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन के मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या, अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप हॉस्पिटल जाने वाले हैं। आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो फिर आप डेफिनेटली बेस्ट हॉस्पिटल में जाके बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे। तो इनके आप बिजनेस मॉडल देखेंगे तो काफ़ी रोबस्ट और दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। पर यही चीज़ हम बदल के सपोजिंग मेटल इंडस्ट्री पे आ जाए। मेटल इंडस्ट्री पूरी दुनिया डिपेंडेंट है चाइना पे, तो अगर चाइना कुछ अनाउंस करेगा कि हम ये मेटल का प्रोडक्शन रोक रहे हैं, कि हम इसका कंजम्पशन कम कर रहे हैं, कि हम उसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कि इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो पूरी इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा और सारे स्टॉक पे फ़र्क पड़ेगा, इंडिया में भी, यूएस में भी, सब जगह पर। क्योंकि चाइना इज़ एट द एंड ऑफ द डे द लास्ट 10 years मोर देन 50% कंज्यूमर ऑफ ऑल मेटल्स इन द वर्ल्ड। तो हमको ये सारे सेक्टर वाइज जाके समझने पड़ते हैं, किधर किधर आपको मैक्रो इम्पैक्ट आता है, किधर किधर आपको मैक्रो इम्पैक्ट नहीं आएगा, और वो सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो चलते रहेगी। अभी एक इंडियन एग्जांपल रिसेंट टाइम्स में देखे तो सितंबर में हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दी, तो इसका मैक्रो इम्पैक्ट कंजम्पशन पे बहुत अच्छा है। तो अगर आप वो कंजम्पशन थीम 3-4-5 साल के लिए खेलेंगे तो यू शुड हैव अ गुड आउटकम।
तो हमारे स्मॉल कैप में भी ऐसे स्टॉक्स है कंजम्पशन रिलेटेड जो वो मैक्रो थीम पे चल रहे हैं. सो one, it will be sector specific, but the macro conditions play a very important role in deciding this. सर हम बात कर रहे थे आपके फंड के एक्सपेंस रेशियो की. इट इज़ लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज. तो व्हाट सेट्स इट अपार्ट, लाइक हाउ डू यू मैनेज टू अचीव लोअर एक्सपेंस रेशियो? I think expense ratio is more a function of हमारी साइज. फंड की साइज अच्छी साइज है, 9,500 करोड़ की है, एंड इट्स ऑल्सो फंक्शन ऑफ रेगुलेशंस. I would rather point investors के हमारे तरफ लो एक्सपेंस रेशियो के वजह से मत देखिए. Look at us as having good capabilities के हम रिसर्च अच्छा करें, छान के अच्छे स्टॉक्स ढूंढे, और इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है ये मिड और स्मॉल कैप स्पेस में, उसका फ़ायदा उठा के रिटर्न्स जनरेट करें. अगर एक्सपेंस रेशियो कम है और उससे और फ़ायदा होता है तो ट्रीट इट एज एन एडिशनल किकर, बट चूज अस मोर फॉर आवर एबिलिटी टू चूज स्टॉक्स एंड आवर प्रोसेस. Okay. Sir, there are obviously some hidden risk while investing in small cap funds or small cap companies. So, according to you, what are some risks which investors should take care of? स्मॉल कैप कंपनीज में आपको बहुत डिटेल में उतरना पड़ता है. दूसरी चीज़, आप भले उसमें बहुत डिटेल में उतरो पर आप उतनी पोजीशन भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्मॉल कैप कंपनी है. तो अगर आपको सपोजिंग 500 करोड़ का माल खरीदना है, आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो स्मॉल कैप कंपनी है रिलेटिव. तो मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट लार्ज कैप के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा मेहनत है, और रिस्क भी ज़्यादा है. देयर आर 3-4 risks which I would just like to highlight. I think one of the key risk is obviously मैनेजमेंट. उनका गवर्नेंस प्रैक्टिस, उनका नज़रिया बिजनेस के ऊपर क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है. तो उनको मिल के ये समझना एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है. दूसरा एक बड़ा फैक्टर ये है कि क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, जब भी उसने बिज़नेस चालू किया है, क्या उसने बहुत बोरोइंग की है अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए. अगर बिज़नेस सेटअप करने के लिए बोरोइंग बहुत ज़्यादा है तो एक भी ख़राब साइकिल डाउन टर्न में वो डेट आपको डुबा सकता है. और हमने काफ़ी टाइम देखा है काफ़ी स्मॉल कैप कंपनीज़ में. देखिए, बड़ी कंपनीज़ में वो एबिलिटी होती है टू अब्जॉर्ब दैट रिस्क एक डाउन साइकिल में, पर स्मॉल कैप कंपनीज़ में वो नहीं होएगी. तो debt levels of small cap companies which we invest in also become a very, very critical factor. The third, I had mentioned it earlier, कि differentiate करिए profit और free cash flow पे. Free cash flow बहुत ज़रूरी है. अगर धंधा free cash throw कर रहा है, then it's a good model. If the business is not throwing free cash और आपका पूरा cash वापस री इन्वेस्ट होते जा रहा है, तो थोड़ा रेड फ्लैग उधर भी रहेगा. तो मेरे हिसाब से ये 3-4 फैक्टर्स देखने स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज़रूरी है. सर, डू यू गाइस इन्वेस्ट इन लाइक रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज ऑल्सो? क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बार कि आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो क्योंकि वो लिफ्ट होने वाली है, एंड देन वंस इट लिफ्ट फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो लिफ्ट नहीं हुई है बट दे आर डूइंग गुड स्मॉल कैप में. वो है, पर अभी सेबी के रेगुलेशन संदेश ऐसे है कि हम नहीं कर सकते हैं प्री IPO. तो सेबी आइदर अलाउज अस कि हम एंकर इन्वेस्टर के जैसे आए जब भी IPO आता है, और या तो फिर IPO में आए. एज अ फंड हाउस वी हैव बीन वेरी केयरफुल ऑन इन्वेस्टिंग इन IPOs. जनरली वी ट्राई टू अवॉइड. वी वुड लाइक टू सी दैट कंपनी परफॉर्मिंग, डिलीवर के जो IPO के टाइम जो बताया तभी वो डिलीवर करे, और फिर बाद में हम उसमें ज़्यादा एक्सपोजर लें. देयर इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक. एक हमारी कंपनी की पोर्टफोलियो में एक कंपनी है, आई वुडंट नेम इट, बट इट इज़ इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, एंड द CEO of that business came back to tell me that he was the only small cap which has basically delivered what it had promised in the IPO in the last 3 years. Which means कि everybody else did not deliver what they had promised. आज ही मैं एक दूसरा रिपोर्ट पढ़ रहा था कि
करीब 200 आईपीओ में से खाली 30-35 2 साल के बाद प्रॉफिट में है। तो हम आईपीओ में जनरली केयरफुल रहते हैं। अगेन एट आवर ओन कंपनी लेवल, वन ऑफ द स्टेटिस्टिक्स आई वाज लुकिंग एट कि लास्ट 2 साल में हमने करीब 2-2.5 साल में 35 आईपीओ में पैसे डाले रहेंगे। एंड आई थिंक इन 27-20 of them we have made positive returns, so we have been on the better side of it. But yeah, IPO market एक important market है, breadth बढ़ेगी। हम IPO होने के बाद इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे सर आपने बीच में मेंशन किया था कि हेल्थ केयर इज़ वन सेगमेंट जहाँ पे देयर इज़ लेस वॉलेटिलिटी कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, और कोई ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स लाइक दे कैन ट्रैक देम जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है थोड़ी? आई थिंक 2-3 मैक्रो थीम्स जो इमर्ज होते जाती आ रही है। तो एक हेल्थ केयर था जिधर मतलब इट्स जस्ट अ वेरी स्टेबल सेक्टर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, इन दैट सेंस। उसमें ज़्यादा बाजार ऊपर है कि नीचे है कि मैक्रो सिचुएशन क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी एक थीम इंडिया में ऑब्वियसली प्ले आउट हो रही है, वो रिटेल कंजम्पशन की है। जैसे इंडियंस की सैलरीज बढ़ते जा रही है तो कंजम्पशन ग्रो होते जा रहा है, और कंजम्पशन में वो प्रीमियमाइजेशन होते जा रहा है कि पहले आप 1 लाख की सैलरी पे थे, अब या आप 2 लाख पे पहुँचे हो तो आप भी ज़्यादा कंज्यूम करोगे और आप एक लेवल ऊपर की प्रीमियम ब्रांड्स खरीदेंगे, स्पेंडिंग पावर बढ़ जाता है। तो वो एक थीम इंटैक्ट है, और ये मेरे हिसाब से 15-20 साल तक वो थीम इंटैक्ट रहेगी। तीसरी एक चीज़ फाइनेंशियलाइजेशन सेविंग्स की, अपने वी आर सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन। करीब 2020 में मैं देखूँ, उसके पहले के 20 साल मेरे ये इंडस्ट्री में हर जगह जाके सबको समझाना पड़ता था कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है और म्यूचुअल फंड के बेनिफिट क्या है। अभी लास्ट 4-5 साल से जो दौर आया है, अभी हमको ज़्यादा टाइम एक्सप्लेन करने में जाता है कि हम क्या करते हैं। सब लोग ने एक्सेप्ट कर दिया है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा ट्रांसपेरेंट व्हीकल है, अच्छे रेगुलेशंस है, अच्छे रिटर्न मिलते हैं, इसलिए इसमें लोग और आते जा रहे हैं। तो फाइनेंशियलाइजेशन एक अच्छी थीम है। सो यू हैव सर्टेन ऑफ दीज थीम्स, हेल्थ केयर ले लीजिए, कंजम्पशन ले लीजिए, फाइनेंशियलाइजेशन ले लीजिए, जो प्रिटी एवरग्रीन थीम्स है इन अ वे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैक्रो सिचुएशन ये चलेगी अच्छी तरह से। अच्छा, डाउन साइड भी है मैक्रो थीम में। आईटी में देखिए लास्ट 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से क्या हो रहा है। ट्रू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आपका इंडस्ट्री में इफ़ यू सी द आईटी स्टॉक्स हैव करेक्टेड 20% इन 1 month, लेस देन 15 days। सो जब ये थीम्स आती है तो ये भी प्ले आउट होएगा डाउन साइड पे भी, और वही चीज़ हमको ध्यान में रखना है। सो हाँ, आई थिंक वी हैव सीन इन मेटल्स ऑल्सो, जब कमोडिटी का बूम था तो सिर्फ चीज मेटल्स में। अगर हम इसका उल्टा सोचें तो डू यू गाइस लाइक कीप अ ट्रैक कि यार क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दिस सेक्टर माइट डू गुड, ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर आप उस थ्योरी पे भी करते हो कि इन्वेस्टमेंट की 110% एक मैक्रो कॉल डेफिनेटली लेते हैं, एंड एट अ वेरी हाई लेवल हम लोग वो मैक्रो थीम पकड़ के फिर वी विल प्ले इट आउट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो। मेरे को एक डिस्कशन याद है इन रिसेंट टाइम्स, इधर ट्रेडिशनली इंडिया में अगर आप देखें तो एफएमसीजी कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत हाई रहता है। अगर आप उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो 5-7% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, पर पी मल्टीपल्स सारी कंपनीज की 50-60-70 है। और फिर वही चीज़ हमारे फंड मैनेजर्स ने बोला कि क्यों ना हम एफएमसीजी से ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर को देखें, क्योंकि हेल्थ केयर में भी ग्रोथ उससे भी ज़्यादा है। उधर भी आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है, पर उधर पी मल्टीपल एफएमसीजी से काफ़ी कम है। तो रिलेटिव बेसिस पे ये ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है देन द एफएमसीजी सेक्टर। तो हमने काफ़ी एफएमसीजी कंपनीज निकाल के हमने दूसरे जगह हमारा एलोकेशन शिफ्ट कर लिया। तो होता है, ये होता है डेफिनेटली। वी विल बेसिकली हैव ऑल दीज थियरीज एंड ऑल दीज डिस्कशंस, और एनवायरनमेंट देख के हम चेंज करेंगे। सर हमने देखा यूजुअली कि स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी कम होती है, तो व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग बहुत बार डू यू फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी रिस्क इन स्मॉल कैप? No, it's a great question, Sandesh.
ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर रेगुलेटर ने भी बहुत एम्फेसिस दिया है। रेगुलेटर ने लास्ट 2 साल में पूरी इंडस्ट्री को बोला है कि आप ये आपके सारे लिक्विडिटी पैरामीटर्स वेबसाइट पे डालिए, कि अगर आपको 25% आपका पोर्टफोलियो बेचना पड़े तो कितने दिन लगेंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे वेबसाइट पर है। एंड इनफैक्ट आई एम रियली हैप्पी टू से कि अगर आप कंपैरेटिव हमारे देखेंगे, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट रेशियोज इन द इंडस्ट्री। हमारे लिक्विडिटी नंबर्स लिटरली 3-4 days है, इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल इन द इंडस्ट्री गिवन आवर साइज। बट इवन फ्रॉम व्हेन वी बाय अ स्टॉक, लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, एंड हम वो हिसाब से वो स्टॉक पे ट्रेड करेंगे। तो लिक्विडिटी डेफिनेटली मेक्स अ बिग डिफरेंस, and it's a very important parameter for mid and small cap funds to be mindful of. एक अच्छी चीज़ इंडिया में ये है कि रेगुलेटर ने थोड़े नॉर्म्स अच्छे किए हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन द फर्स्ट 3 years अगर आप लिस्ट होते हैं तो आपको 25% IPO करना ही पड़ता है। उससे लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर कोई खाली 5% अपनी कंपनी बेच के फिर 95% अपने पास ही रखे तो लिक्विडिटी बहुत कम होती थी। अभी ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रीजंस 3 साल में आपको लिक्विडिटी बढ़ा के 25% करनी पड़ती है, which itself just expands the market and it helps fund managers like us. I think promoters को cap कर दिया ना 75% पे, that is. If they want to list, they have to go down to minimum of 75%. So they can go down further, but 25% तो आपको करना ही पड़ेगा, which is a great regulation. Sir, talking about liquidity and all this, like, can you mention कि आपका जो फंड है, हाँ, उसने कैसे परफॉर्म किया है लाइक पिछले कुछ सालों में? क्योंकि वी हैव सीन कि इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द स्मॉल कैप सेगमेंट। तो yeah, I think the small cap fund has performed well. The small cap fund now has a 5-year track record. We are in our 6th year. And if you look at that 5-year period, it has given very significant, meaningful, I think it's over 20%, perhaps 23-25% returns on a CAGR basis. Our mid-cap fund, which has a track record for 15 plus years, also has a very long and strong track record, absolute top quartile performance. बट एक दूसरी चीज़, हमारी फ़ंड साइज़ भी अच्छी है। दोनों में मिड कैप में 11,000 करोड़ है, स्मॉल कैप में 9,500 करोड़ है। एंड इट्स अ गुड मैनेजेबल साइज़ जिधर हम अल्फ़ा जनरेट करके रिटर्न्स निकाल सकते हैं। सो या, ऑल इन ऑल आई थिंक इफ़ यू सी द रिस्क प्रोफाइल ऑफ अ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसे आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो आपके रिटर्न्स उसी तरह ज़्यादा हुए हैं। Large cap will have the lowest return over the last 15 years as compared with a mid and small cap, and small cap will have the highest returns as compared with the mid and large cap because you are taking a higher risk. तो जितना टाइम आप ज़्यादा रहोगे मार्केट में, जैसे आपका 3 साल पूरा होएगा, 5 साल होएगा, आप खुश रहोगे। I think you have to go through at least 3-4 market cycles to see the Exactly. Yeah. Also, one question which comes in my mind is कि अगर आपके स्मॉल कैप फंड में मिनिमम मार्केट कैप आप कितना देखते हो किसी कंपनी का? अगेन वेरी फेयर क्वेश्चन, एंड ये ओवर टाइम इवॉल्व होता है। पर अगर आप आज की तारीख में देखें तो करीब हमारा पोर्टफोलियो में सारी कंपनीज 5,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप की है। तो लेस देन 1% ऑफ आवर पोर्टफोलियो विल बी इन कंपनीज लेस देन 5,000 करोड़ मार्केट कैप। सो at a particular level, 5,000 crore and above is our threshold for 99% of our exposure. We as these are all interlinked, liquidity, size, and the market cap in a way. You have to strike the optimum balance. Does SEBI also has like some rules on this? You can't invest below? No, SEBI does not have any rules on this. SEBI ने एकदम क्लियरली डिफाइन किया है सारे फंड्स में कि टॉप 100 स्टॉक्स लार्ज कैप, 101 to 250 स्मॉल मिड कैप, एंड 251 to ऑनवर्ड्स इज द स्मॉल कैप बकेट। और फिर आपके पास पूरा फ्रीडम है। तो एज लॉन्ग एज वी मेंटेन over 65% as per the mandate in small caps, then we have the full freedom to do it. They have not yet gone in terms of defining a category below small caps.
at some point of time, will they also come up with a micro cap category? They may. I think possible. It may be possible. We'll see, only time will tell. But at this point of time, 250 onwards is small cap. Thank you so much, sir. I think this will give a lot of insights to our users like who are into investing and mutual funds. Because a lot of people want to invest in small cap and micro cap funds, but they're always worried about the risk involved. So this will help them a lot. Thank you everyone for watching. If you guys have any feedback, do let us know in the comments and do subscribe the channel. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.